फरीदाबाद की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा से निकाली गई 1983 पीटीआई टीचरों ने योग दिवस का विरोध करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसका नजारा फरीदाबाद में भी देखने को मिला। इस मौके पर सभी ने काली पट्टी बांध रखी थी और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये लोग योग दिवस का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा, जब पीटीआई टीचर ही नहीं रहेंगे तो आगे योग कैसे बढ़ेगा और स्कूलों में बच्चों को योग कौन सिखाएगा। सरकार विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे ये पीटीआई टीचर हैं जो पिछले 19 दिनों से लगातार नौकरी बहाली की मांग को लेकर फरीदाबाद लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया, जबकि इन लोगों को नौकरी करते करते 10 साल हो चुके हैं। इन लोगों ने सरकारी भर्ती की सभी प्रक्रियाएं पूरी की थी, जिसके बाद इन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन सरकार ने इन्हें अचानक नौकरी से बाहर कर दिया। अब इनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। विरोध प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने बीजेपी सरकार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला में लोग ताऊ देवीलाल की छवि देखते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला अपनी कुर्सी और सत्ता के लालच में लोगों के हितों को भूल गए हैं। पीटीआई पद पर हम कार्य कर रहे थे, कोर्ट के फैसले में हमको बाहर निकाला। सरकार हमारा कोई निवारण नहीं कर रही है। 10 साल से हमने सेवा दी है। आज हम योग के विरोध में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर बैठ करके हमने योग का विरोध किया। हम दिखाना चाहते हैं सरकार को, हम योगी हैं, योग शिक्षक हैं, लेकिन योग नहीं करेंगे। जब आपने रोड पे निकाल दिया हमें, तो काहे का योग, कैसा योग? पीटीआई नहीं रहेंगे तो फिर योग कौन कराएगा? आपने हमें रोड पे ला दिया, हमारे बारे में सरकार नहीं कोई आश्वासन दिया। अभी तक हम रोड पे हैं, किस लिए हैं? सरकार को मैं बताना चाहता हूं, 1983 परिवार आज सड़क पे बैठे हुए हैं और योग का विरोध किया है हमने पुरजोर तरीके से। 9 बजे तक हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे रहे और उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया योग का। धरना स्थल हमारा जारी है। डेली 5 साथी हमारे कर्मिक अनशन पर बैठते हैं। 8 तारीख से निरंतर ये क्रम हमारा जारी है। तो कितने अध्यापक हैं जो काली पट्टी आपने बांध रखी है, झंडा लगा रखे हैं, क्या पूरा मामला? सर, हम आज योग दिवस है 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जी। और हम इसका पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर पीटीआई विद्यालयों में नहीं तो कैसा योग दिवस मनाया जाए जी। और अगर पीटीआई नहीं होंगे तो स्कूलों में योग कौन करवाएगा और बच्चे आगे की पीढ़ियां योग कैसे सीखेंगी? ये सरकार ने हमारे को ये कह के निकाला है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास किस प्रकार से हो पाएगा? तो क्या सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अब तक? जी नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम 1983 पीटीआई नहीं, हम 1983 परिवार हैं जो इस समय सड़क पर हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जितनी निकम्मी, अंधी, गूंगी, बहरी सरकार आज तक नहीं देखी हमने अपने 41 साल के जीवन काल में, जिसको ना तो कोरोना जैसी महामारी का ख्याल आया कि इस समय कैसे लोग अपना भरण पोषण करेंगे, और ना ही अब तक इनके कान पर जूं रहेंगी है। तो मेरे पति पिछले साल इसी जून में एक्सपायर हुए थे, 23 जून, परसों उनकी पुण्यतिथि आएगी अभी, और उनका स्वर्गवास हो गया पिछले जून में। और इस जून में हमारे को इस तरह की हमारे पेट पे लात लगी। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जैसी और 25-30 बहनें हैं, हम अपना घर किस प्रकार से चलाएंगे यदि हमारी ये नौकरी नहीं रहती है तो आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, काफ़ी राशियों पे अच्छा और बुरा फर्क इसका पड़ता है, तो क्या आपकी इससे कुछ अच्छा फायदा होगा? सर, हम राशियों का हमें इतना ज्ञान नहीं। चले बात करते हैं हिसार की। हिसार में योग दिवस मनाया गया। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर व नलवा के विधायक रणवीर गंगवा ने योग दिवस के उपलक्ष्य में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन नहीं बनी है, परंतु योगा के माध्यम से कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग हमारे देश की संस्कृति है, इसे देश के हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने योगा में हिस्सा लेकर नई जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों को कहा गया कि वे अपने घर में अपने परिवार के साथ योगा अवश्य करें। हमारे एनडीए की सरकार की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के
नेतृत्व के अंदर चल रही है, जिसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने का काम किया। और हमारे कहावत भी है कि करो योग रहो निरोग। आज खासकर जो वैश्विक महामारी कोरोना की चली हुई है, इसके अंदर जब कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है, तो योग करके स्वस्थ रह सकता है। और इसीलिए हमारा देश जो है विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ हर तरह की जो बीमारी थी उसका इलाज योग के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा संभव था। तो आज भी जो भारत की जो पद्धति थी, जो भारत के अंदर जो हमारे चाहे वो आयुर्वेद की बात हो और चाहे योग करने की बात हो, तो निश्चित तौर पर आज हम अगर योग करते हैं, प्राणायाम। चलिए में बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के महोबा और हमीरपुर जिले में पाकिस्तानी टिड्डियों का दल अभी भी बुंदेलखंड के कई जिलों में किसानों के लिए खौफ का कारण बना हुआ है। ये टिड्डी दल किसी दिन झांसी तो कभी ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर में पहुंचकर किसानों की फसल को चट करने की कोशिश करता रहता है। पाक टिड्डियों का दल हमीरपुर और महोबा में धावा बोल दिया है। महोबा में 5 दिनों से टिड्डी दल ने डेरा जमा रखा है। यहाँ कृषि विभाग ने रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर हजारों टिड्डियों को मार डाला है। चलिए में बात करते हैं अगली खबर की। लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीनों से बेरोजगार होने के कारण एक शख्स ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक दिल्ली के मीठापुर का रहने वाला था, लेकिन उसकी डेड बॉडी फरीदाबाद में निकाली गई। ये सब 28 साल के रुपेश तिवारी का है, जो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था और यहाँ दिल्ली में मीठापुर में अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक के परिजनों के मुताबिक दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के पास खाने की रेहड़ी लगाता था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद से उसका काम चौपट हो गया। उसके सर पर कई लाख रुपए का कर्ज भी था, जिसके चलते वह कर्ज लौटाने में और घर का पालन पोषण करने में असफल रहा, तो उसने नहर में कूदकर जान दे दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक रुपेश ने मरने से पहले पड़ोसी को फोन कर नहर में कूदने की बात बताई थी। मैं आके नहर में कूद गया। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये बेगूसराय बिहार के हैं। तो यहाँ लाश आई, आपको कैसे सूचना मिली? ये कि हमारे किसी को फ़ोन किए हैं पड़ोसी को कि हम जा रहे हैं कूदने के लिए, तो हमने वहाँ उनके साथ आया फ़ोन पे बात करते हुए। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे, जब तक ये दौड़ के जाके कूद गए। तो ये कहाँ से कूदा था और कहाँ तक लाश आ चुकी है? ये मीठापुर चौक के पास पल्ला वाला जो रूट जाता है वहाँ पे कूदा था और खेरी पुल से। अपना नाम और वो बताएं। नाम कमल सिंह है। सर, ये जो लाश है ये कहाँ से कूदा थे और क्या है इसका मामला? मीठापुर चौक पे कूदा था। इसका नाम रुपेश तिवारी है, 28 साल उम्र है। कोई पारिवारिक परेशानी थी, जो बहता हुआ यहाँ आया, यहाँ निकाला है। ये अब जगह कौन सी है? ये जो फरीदाबाद खेड़ी पुल के पास। तो अभी इसके परिवार वाले आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। क्या पता लगा है कि ये शादीशुदा है? क्या शादीशुदा, 2 बच्चे हैं। चलिए हम बात करते हैं अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या में मारवाड़ी समाज के लोगों ने योग अभ्यास किया। खास बातचीत ये रही कि मारवाड़ी सेवा सदन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रोजेक्टर लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश को देखते हुए मारवाड़ी समाज के युवाओं ने योग अभ्यास किया और प्रतिदिन योगा करने का निश्चय भी किया। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष पीयूष सिंगल का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में छठे योग दिवस को बृहद रूप से तो नहीं मनाया जा रहा, लेकिन घरों में और संस्थाओं में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग दिवस को योगा करते हुए मनाया जा रहा है। मारवाड़ी समाज ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए योग करने का संदेश पूरे देश को दिया और जो भी युवा इसमें शामिल हो रहे हैं वे प्रतिदिन निश्चित समय पर योग करेंगे, ऐसा निश्चित किया गया है। मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक हमने छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उचित दूरियों को रखते हुए, लोगों को भी दूर लगवाते हुए साथ में हम लोग योगाभ्यास करें और ये जागरूकता पूरे भारत में, पूरे विश्व में लाएँ, जो कि आपकी सेहत और इम्यूनिटी जैसा जिस समय कोरोना चल रहा है, इस सबको देखते हुए आप स्वस्थ
चलिए बात करते हैं जालौन की। जालौन जनपद के कोतवाली कांच में गत दिनों पावर हाउस के पास कल्लू पुत्र मुश्ताक नामक व्यक्ति की आंखें फोड़ देने एवं उसके अंग भंग कर हुई निर्मम हत्या का मामला आज अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए हत्यारे विनोद अहिरवार पुत्र जगदीश अहिरवार को धर दबोचा है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि दोनों आपस में मित्र थे और शराब के आदी भी थे। विनोद अहिरवार इकराम को किसी काम के बहाने घर से ले आया और काशनगर के ही मोहल्ला राजीव लाइन स्थित पावर हाउस के पास बैठकर दोनों ने शराब पी। शराब को लेकर ही दोनों में विवाद हुआ और मामला गाली गलौज से लेकर हत्या तक पहुंच गया। मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? 15 जून को एक इकराम कुरैशी नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 121/20 धारा 302 IPC का पहुंच में पंजीकृत हुआ था। इस घटना की तफ्तीश की गई और उसमें ये बात प्रकाश में आई कि विनोद अहिरवार नाम का एक व्यक्ति जो इसके साथ बकरी चराता था, ये दोनों 14 तारीख की शाम को शराब पिए और आपस में उस शराब पीने के बाद इन दोनों लोगों में कहासुनी हुई और इसने जो विनोद अहिरवार है इसने गमछे से उसका गला दबा करके हत्या कर दिया और आज इसकी गिरफ्तारी करने में पहुंच पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आला कत्ल के साथ इसको गिरफ्तार किया गया। सर कोई विवाद पहले से था या उसी दौरान विवाद हुआ था? नहीं, इन लोगों का पहले से कोई विवाद नहीं था। पहले से ये दोनों मित्र थे और दोनों साथ पशु चराने का काम करते थे। शराब के नशे में इस तरह की घटना इनके द्वारा की गई। सर कोई इनाम दिया गया है इसमें? मामले में बात करते हैं बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर चाकू चले। इस झगड़े में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जबकि जमकर चाकूबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। युवक की मौत के बाद बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों को पुलिस पर भगाने का आरोप लगाया और एम्बुलेंस को तोड़ने के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तो परिजन मान गए और उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। तब आपके अस्पताल में हत्या हुई, आपके गार्ड भी थे वहाँ पर, पुलिस के सामने हत्या हुई, क्या कहेंगे पहले तो आप ये बताइए। कल शाम की एक घटना है, 2 पार्टियों में पहले झगड़ा हुआ था सेक्टर 2 में। उसके बाद वो MLC कटवाने के लिए आ रहे थे और उसी टाइम मौके पर दोनों पार्टियां आई हुई थी। लगभग रात को 10:30 बजे की बात है और उसके बाद उन दोनों पार्टियों में से ही अपोजिशन वाला कोई बच्चा, एक बंदा आया, उसने चाकू भोंक दिए और उस कारण से ऑन स्पॉट वो डेथ कर गया था। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि चाकू उसके पास कहाँ से आया? क्या वो अपने जेब में लाया था या डॉक्टरी चाकू इस्तेमाल किया है? चाकू वो साथ में लाया था। चाकू काफ़ी बड़ा बता रहे हैं, नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर था उसके सामने की घटना है और वो लेके उसको फिर साथ में ही ले भी गया। बाकी पुलिस से मेरी बात हुई है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो साथ ही लेकर आया था, कोई डॉक्टरी का चाकू नहीं था। चाकू काफ़ी बड़ा बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस तो पुलिस, अस्पताल प्रशासन की भी बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं सुरक्षाकर्मी, वो थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने भी शायद रोकने का प्रयास नहीं किया जो उनकी डेथ हो गई। जो चाकू मारने वाला था वो सडन आया, एक साइड में उस बंदे को ले जाके उसमें चाकू मारे और किसी को कुछ पता भी नहीं था। इवन उसके घर वाले भी थे, बच्चे भी थे, उन्होंने भी नहीं चिल्ला पाए और वो इतनी देर में वो हत्या करने में सक्षम रहा। डॉक्टर साहब आप मानते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रह गई इस वाले हत्याकांड में? देखो, पुलिस के बारे में मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। पुलिस का क्या काम है, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था। बाकी ये है कि अगर पुलिस उसको कुछ बचाने में मदद करती, बता ये रहे हैं कि लगातार उसने। क्या मामला है? हंगामा हो रहा है, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, मर्डर हो गए, क्या मामले हैं ये? मामला एक साहिल नाम का लड़का है जो रेडी लगा के अपनी सुभाष कॉलोनी से जा रहा था, तो रास्ते में उसको संतोष मिला, आपस में मुवाद हुई इनकी हुई।
संतोष ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो साहिल अपने मामा को बुला के लाया, सोनू नाम के लड़के को, और जो आपस में ही फिर इनकी चक्कू चल गए। जो दोनों ही पक्ष के चक्कू लगे हैं, सोनू एट द स्पॉट एक्सपायर हो गया, और जो संतोष नाम का है उसको सफदरजंग रेफ़र कर दिया गया है। बता रहे हैं कि दूसरा पक्ष का जो घायल है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। जी, वो सफदरजंग रेफ़र कराया है, सीरियस अभी डॉक्टर से बात हुई है, सीरियस तो बताया, इसलिए सफदरजंग रेफ़र किया है। डॉक्टर साहब, एसीपी साहब, कितने लोग हैं जिनको चाकू मारे गए हैं, कितने लोग हैं जो इंजर्ड हैं? इंजर्ड मृतक के अलावा 3 इंजर्ड हो रहे हैं, एक पक्ष से 2 है, दोनों पक्ष से 2 इंजर्ड है। कैसी हालत बताई जा रही है उनकी? नहीं, एक ही सीरियस है, बाकी 2 को छोटे है, वो अपना इलाज के लिए भेज दी गई। एसीपी साहब, आरोप लग रहे हैं पुलिस पर लगातार। अभी परसों इसी अस्पताल में पुलिस के सामने ही मर्डर कर दिया गया, मतलब कि ये क्या चल रहा है? नहीं, पुलिस के सामने कोई मर्डर नहीं था, वो कोई पुलिस का सामने नहीं, वो तो एक MLR कटवाने के लिए आए थे, जो सिपाही MLR कटवार था, हवलदार, वो डॉक्टर के रूम में था, MLR कटवाए, तो उसमें कोई पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। चले बात करते हैं अगली खबर की। भारत चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करते हुए बलोगढ़ शहर में भी कल रात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने 20 शहीद जवानों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी और चीनी सामान न खरीदने की शपथ ली और पूर्ण रूप से स्वदेशी सामानों का अपनाने को लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। चीनी सामान का बहिष्कार करने के भी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि चीन का व्यापार भारतवर्ष पर आधारित है और अब चीन की इस कायरता पर पूर्ण हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम सभी से स्वदेशी सामानों को अपनाने और चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील करते हैं। जीरो कर दिया है। एक कारण क्या है कि FDI एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस प्रकार उन्होंने अपना सस्ता माल दे करके हमारे स्थानीय व्यापार लघु उद्योगों को बिल्कुल समूल नष्ट कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा हम चाइना का बहिष्कार करेंगे, उत्पादों को स्वदेशी अपनाएंगे, तो जिससे कि हमारा चाइना का पूरा मार्केट जो होल्ड किया हुआ है वो दोबारा से ख़त्म होगा। चाइना आज किस लिए हमारे को ताकत दिखा रहा है? पैसे के बलबूते पर। पैसे कहाँ से जाते हैं? हमारे भारत देश से। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश है जो चाइना की चीज़ों का उपभोग करता है। हम उसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं, ग्राहक पंचायत इसका पूर्ण विरोध करती है और सरकार से भी निवेदन करती है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको उठाने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे और यहाँ के उद्योगों को बढ़ापन दे और वहाँ की जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको बढ़ाए, टैरिफ को बढ़ाए, जिससे कि चाइना का जो सामान यहाँ आएगा ही नहीं तो उपभोक्ता को क्यों खरीदेगा? वो ग्राहक इसलिए सस्ता खरीदता है कि वो उसको सस्ता मिलता है। जब हमारे स्थानीय उत्पाद ज़्यादा बनेंगे, ग्राहक ज़्यादा खरीदेगा तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम आएगी। तो स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और चाइना का पूर्ण विरोध। अभी आपने सुना है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है रेल के टेंडर कैंसिल हुए हैं, तमाम कैंसिल हुए हैं, लेकिन इनको कैंसिल करने की नौबत अब आई जब हमारे शहीद हो गए। इससे जिस तरह से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई भारत की ओर से, क्या भारत चाइना पर भी कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करे या उसको जवाब जो है पत्थर का ईंट दे? सर्जिकल स्ट्राइक ही यदि करने की स्थिति में हम हैं और पूरा करना चाहिए। पूरा भारत देश हमारे सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक कमज़ोर ना समझे चाइना। भारत देश किसी से कम नहीं है, आर्थिक दृष्टि से संतुलन है। अपना आज विश्व व्यापार संगठन और तमाम अपना WHO का भी सिरमौर अपने भारत को बनाया है, तो भारत किसी से कम नहीं है। यदि सर्जिकल स्ट्राइक की भी नौबत आती है तो सबसे कोई चीज़ नहीं छुपाई जा रही है। भारतीय सेना पूरा मुंहतोड़ जवाब दे रही है चीन की सेना का। हमारे अगर 20 शहीद हुए हैं तो चाइना के 40-50 शहीद हुए हैं, जो जानकारी पूरे विश्व के पास है। इसको चाइना को पस्त करने का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि हमारे ग्राहकों को जो जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि चाइना के सामान का बिल्कुल भी उपयोग करना बंद कर दें। चाहे चाइना का सामान हमारे देश के उत्पादन से सस्ता पड़ रहा हो, मगर उस लालच में ना आए कि हमें सस्ता सामान खरीदना और महंगा नहीं खरीदना। जब ग्राहक ये समझ लेगा, निश्चय कर लेगा कि हमने सामान भारत का ही खरीदना है, चाहे कितना ही महंगा मिले हमारे को, तो चाइना का सामान अपना बंद हो जाएगा और आर्थिक रूप से हम चाइना को जो मात दे सकते हैं, हमें सैनिक शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी देने के लिए। इसी तरह से व्यापारी भाई भी हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस समय में जो स्थिति हमारे देश की है, उनको चाइना का सामान खरीदना ही नहीं चाहिए। चाहे वो सामान महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, वो सामान खरीद के ना खरीद के खाली भारतीय उत्पादों को खरीदें और उसी को बेचें।
इससे कि अपने आप ही ग्राहक भी और व्यापारी भी दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो उसके आगे लड़ाई के आगे चाइना हमारे से कभी टिक नहीं पाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अरावली की श्रृंखला में बने अवैध फार्म हाउस पर जल्दी बड़ी तोड़फोड़ की जा सकती है। सोना नगर परिषद ने 424 फार्म हाउस के मालिकों को नोटिस दिया है। हालांकि फार्म हाउस मालिकों का कहना है कि 3 दशक पहले सभी नियम कानून कायदों के साथ फार्म हाउस बनाए गए थे। 3 दशक पहले पूरे नियम कानून कायदों से बने इन फार्म हाउस को अब नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया बताया जा रहा है। जबकि ये फार्म हाउस न सिर्फ एक विभाग की मंजूरी से बल्कि पर्यावरण विभाग से लेकर बिजली पानी हर विभाग की मंजूरी के बाद ही बनाए गए थे। ये फार्म हाउस कोई 1-2 दिन पहले ही तैयार नहीं हुए हैं। यहाँ पर कई फार्म हाउस साल 1990 से भी पुराने हैं। इतना ही नहीं, इनके निर्माण में सभी आवश्यक सरकारी विभागों के भी बाकायदा मंजूरी ली गई थी। सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद ही इनका निर्माण किया गया था, जिसके सारे दस्तावेज भी उपलब्ध है। लाइन में कटे थे, अंसल ने काटा और उसने सबसे नो ऑब्जेक्शन लिया, जो कि टाउन प्लानिंग हुई, आपका पर्यावरण हुआ, जो भी डिपार्टमेंट थे, फॉरेस्ट से पूछा आपकी लैंड तो नहीं है, तो हमने सबके नो ऑब्जेक्शन देखे। तो सबके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब देख लिए तो इन लोगों ने कहा कि हम यहाँ फार्म काटना चाहते हैं। बताया अंसल ने उनको, ये भी नहीं कि उन्हें गुमराह किसी डिपार्टमेंट को किया हो। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, जगह फ्री जोन में आती है, इसमें हमारा कोई हक नहीं बनता है। तो उन्होंने यहाँ पर उस टाइम में बिजली की हाई टेंशन वायर के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वैसे ही नहीं डलती फॉरेस्ट में कहीं, तो हाई टेंशन वायर यहाँ डाली और यहाँ रोड बनाने चालू किए, चीज़ें की, और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट को निकाला अखबारों में, चीज़ों में। तो उसको हमने भी देखा और उसको देखने के मारे ही बहुत लोग यहाँ प्रभावित हुए। और एक यहाँ रेट बहुत उस टाइम सस्ता था, जो कि आम जगह नहीं था, 2-3 लाख में, और उन्होंने किस्तों में भी कहा। तो उनका भी पर्पज़ था कि यहाँ कुछ बाद में बुजुर्ग लोग। इस श्रृंखला में जो फार्म हाउस बने, कितनों को नोटिस दिया है और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई यहाँ पर? अरावली क्षेत्र में जो फार्म हाउस बने हुए हैं वो 1992 की नोटिफिकेशन है, जो उसके अकॉर्डिंग वो अवैध है। और वो 195 को हम नोटिस दे चुके हैं, 424 को हमें नोटिस देना है, बाकी वो नोटिस दिया जा रहा है। अरे टोटल कितने हैं और इनकी क्या क्या अनियमितताएं पाई जा रही है यहाँ पर जो कर रहे हैं गतिविधियाँ? 424 फार्म हाउस हैं टोटल जी, और 1995 को दे दिया हमने नोटिस, 7 दिन के अंदर हटाने का टाइम दिया था। 100 और बाकी जो बचे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इन अनियमितताएं क्या पाई गई जिसके कारण इनको नोटिस दिया गया है? एनजीटी, ऑनेबल एनजीटी एक ऑर्डर है कि 1992 की जो नोटिफिकेशन है अरावली की, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अरावली 11 पहाड़ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन की है तो उसको रिस्टॉप किया जाएगा। तो सर इससे पहले भी कार्रवाई की है परिषद ने और नोटिस दिए हैं, क्या उनका कोई जवाब आया अभी तक? हाँ, इससे पहले भी नगर परिषद ने 9 फार्म हाउसों पर कार्रवाई की थी। और चलिए बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद साइबर क्राइम सेल पुलिस टीम ने लड़कियों के व्हाट्सएप चैट हैक कर ब्लैकमेलिंग करने वाली एक लड़की सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पहले कॉलेज की लड़कियों के व्हाट्सएप हैक करते और फिर उसके बाद उनका पर्सनल डेटा लेकर उसे सार्वजनिक करने के नाम पर ब्लैकमेल करते थे, जिसके बदले में वह लड़कियों से पैसे हड़पते थे। आरोपी अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बना चुके हैं। साइबर सेल पुलिस टीम ने आरोपियों को कब्जे से मोबाइल फोन और सिम बरामद की है। अगर आप व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं और किसी दोस्त से पर्सनल चैट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं कोई आपकी पर्सनल बातों को देख तो नहीं रहा, आपका डेटा चोरी तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि फरीदाबाद, परवल सहित एनसीआर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो लड़कियों की पर्सनल चैट के डेटा को चुरा कर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देता हुआ पैसे ऐंठने का काम करता था। साइबर क्राइम सेल फरीदाबाद की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनीष है, पूजा है, एक सत्तार खान है। ये तीनों पलवल के रहने वाले हैं और ये लड़कियों के व्हाट्सएप को हैक करके उनसे डाटा अपने फ़ोन के ऊपर ले लेते थे और उसके बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। किस तरह डाटा लेते थे और क्या ये ब्लैकमेल करते थे? क्या क्या काम था इन तीनों का और भी क्या लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें मनीष जो है वो मेन एक्यूज़ड है। ये कॉलेज वाले बच्चों से दोस्ती करके और कैसे भी 1-2 नंबर लड़कियों के उनसे अपने तक अवेलेबल करवा लेता था। तो जैसे इसको लड़की एक नंबर अवेलेबल हो जाते थे, उसके बाद में ये उस लड़की का व्हाट्सएप को हैक करता था कॉल करके, और जो इसकी जो फ्रेंड है पूजा, उसके अकाउंट के अंदर जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके जो पैसे लेते थे
तो उसके अकाउंट में या उसके पेटीएम वैलेट के अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे। कितने अब तक ये हैक कर चुके हैं और कितने क्या पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही करते थे? इसमें मेन जो टारगेट ग्रुप होता था वो उनका यही होते थे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते थे। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक दो ऐसे जैसे भी हैं जहाँ इसमें जिनके ज़्यादा है जो लेडीज है उनके भी फ़ोन के व्हाट्सएप को हैक किया है। इसमें जो सत्तार खान है वो एयरटेल का ऑथराइज एक डीलर है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि इनको फर्जी सिम अवेलेबल करवाता था। 2 सिम इसने फर्जी सिम अवेलेबल करवाए थे मनीष को। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है और इनका फ़ोन कब्जे में लिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल्स जो है हमें मिली है। तो इनके खिलाफ जो अब तक कहीं FIR भी हुई है? इनके खिलाफ फरीदाबाद के अलावा दिल्ली में, गुड़गांव में और पलवल के अंदर भी मुकदमे दर्ज है। ये अभी यही 3 लोग हैं कि और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शातिर टाइप का नहीं, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने है। तो सर टोटल कितने जो लोग हैं ठगी का शिकार हुए हैं? देखिए, इसमें बहुत सी केसेज ऐसे हैं जहाँ की लड़कियाँ सामने नहीं आती हैं, तो करीब 100 के आसपास ऐसी लड़कियाँ होंगी। हमें अभी तक जो इसके जो फ़ोन के डाटा से BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।